गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में तरंग प्रकाशिकी में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, इसमें क्या है, सबसे पहले अपवर्तन की देखिए। अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम में कुछ विचलित हो जाती है अपने पहले मार्ग से। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना अपवर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ पर इसमें हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में ये माना गया था कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, और तो हम यहाँ पर इसलिए अपवर्तन की जो व्याख्या है वो तरंग सिद्धांत के आधार पर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है। माना यहाँ पर एक पृथककारी पृष्ठ एक्स वाई है। ये एक्स वाई एक पृथककारी पृष्ठ है। इसके ऊपर की ओर एक पहला माध्यम है और ये दूसरी ओर ये दूसरा माध्यम है। दोनों पारदर्शी माध्यम है। इस पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। तो प्रकाश इस समय पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है और इन दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाला पृष्ठ है एक्स वाई पृष्ठ। तो यहाँ पर एक तरंगाग्र, ये तरंगाग्र है कोई, ये तरंगाग्र तिरछा आपतित हो रहा है। तो एक तरंगाग्र ए बी पृथककारी पृष्ठ एक्स वाई पर तिरछा आपतित होता है। ये ए बी क्या है? आपतित तरंगाग्र है। ए बी हो गया आपतित तरंगाग्र। और इस आपतित तरंगाग्र ए बी का ए बिंदु सबसे पहले इस पृष्ठ को ए बिंदु पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर हमने ए बिंदु क्या हो गया? ये हो गया आपतन बिंदु। इस पे एक अभिलंब खींच दिया। अब इसके बाद यहाँ पर इस पृथक जो ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र पर किरण कैसे दर्शाएंगे? तो किरण दर्शाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरंगाग्र पर एक अभिलंब खींच देंगे। तो तरंगाग्र पर एक अभिलंब ये खींचा और एक अभिलंब ये खींचा। तो ये दोनों जो अभिलंब हैं, ये अभिलंब यहाँ पर ए और बी बिंदु पर किरण की दिशा को प्रकट करेंगे। यानी ए बिंदु पर अगर किरण होगी तो ये अभिलंब होगी, बी बिंदु पर किरण होगी तो ये अभिलंब होगी। तो सबसे पहले इस आपतित तरंगाग्र का बिंदु ए इस पृथककारी पृष्ठ एक्स वाई को ए बिंदु पर स्पर्श करता है। इसके टी समय के बाद बी बिंदु से चलने वाली तरंग इस पृष्ठ को बी डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी पहले ए पर तरंगाग्र गिरा, उसके टी समय बाद बी से तरंग जो है या प्रकाश किरण जो है इस पृष्ठ के बी डैश बिंदु पर आई। जब तक के लिए ये किरण बी से बी डैश पर आई तब तक के लिए ए से चलने वाली अपवर्तित किरण जो है ये दूसरे माध्यम में कुछ दूरी चल चुकी होगी। ठीक है। अब देखिए इसको तरंग सिद्धांत के आधार पे कि ये तिरछा जो तरंगाग्र आ रहा है, इस तरंगाग्र का बिंदु ए इस पृष्ठ को ए बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, ए बिंदु जो है ये नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि ये तरंगाग्र है और हमने पढ़ा है कि तरंगाग्र का हर बिंदु क्या होता है, एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो ए से भी यहाँ पर ए पर जो बिंदु होगा, इस बिंदु से भी नई तरंगें जिनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, ये माध्यम में आगे की ओर बढ़ेंगी। तो यहाँ से ए से द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर जब तक के लिए बी से चलने वाली किरण बी डैश पे पहुंचती तब तक के लिए ए से चलने वाली तरंग यहाँ ए डैश पे पहुंच गई। यानी बी से बी डैश तक का जो समय था उतने समय टी में ए से अपवर्तित किरण ए डैश पर पहुंच गई, ये तरंग ए डैश पे पहुंच गई। अब जो है यहाँ पर टी समय बाद किरण बी डैश पर पहुंची, तो बी डैश पर भी हमने ये अभिलंब खींच दिया। तो यहाँ पर ये वाली किरण ये क्या दिखा रही है, बी से भी क्या होगा, बी बिंदु पर भी जो यहाँ पर
बिंदु होंगे बी पर, वो नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और बी से भी नई तरंगे माध्यम में आगे बढ़ेंगी। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार बी पर स्थित जो बिंदु होगा इससे भी नई तरंगे माध्यम में आगे बढ़ेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। और इन इस दूसरे माध्यम में तरंगों की चाल है क्या, v2। तो ये बी से चलने वाली अपवर्तित की तरंग हो गई, ये ए से चलने वाली अपवर्तित तरंग हो गई। अब हमने यहाँ पर ये हो गया ए बी, ये हो गया आपतित तरंगाग्र। अब अपवर्तित तरंगाग्र को कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि टी समय में ए से चलने वाली तरंग ने कितनी दूरी तय की, ए डैश। तो टी समय में चली गई दूरी जो ए डैश है, इतनी दूरी का हम प्रकार में लेते हैं और प्रकार को ए पर रखकर हम ए डैश त्रिज्या का एक चाप खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए को केंद्र मानकर ए डैश त्रिज्या का एक चाप खींचा और इस चाप पर यहां से बी डैश से एक स्पर्शरेखा खींच दी। तो ए डैश बी डैश, ये ए डैश पर क्या है, एक स्पर्शरेखा है। निश्चित ही ये स्पर्शरेखा इस ए डैश पर क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ये त्रिज्या है, तो ये स्पर्शरेखा त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ठीक है, अब जो है ये आपतित तरंगाग्र हो गया ए बी, तो ये ए डैश बी डैश क्या होगा, ये अपवर्तित तरंगाग्र होगा, क्योंकि अगर ये अपवर्तित तरंगाग्र है तभी जाके ये क्या होगा, इस पे अभिलंब होगा। तो हमने अभी देखा इसमें कि ये इस पे लंब है, तो यानी अभिलंब हो गया, ये क्या होगा, अपवर्तित किरण को दर्शाएगा, क्योंकि तरंगाग्र पर जो अभिलंब होता है वो क्या दर्शाता है, किरण की दिशा को। तो ए डैश इस तरंगाग्र पर अपवर्तित किरण की दिशा को प्रकट करेगा। ऐसे ही ये बी एस जो है, ये भी क्या है, इस बी, ये बी डैश एस, ये भी इस बिंदु पर अपवर्तित किरण को दर्शा रहा है। जैसे जैसे ये तरंगाग्र ए बी माध्यम में आगे बढ़ता है, तो वैसे वैसे ए और बी के बीच के जो बिंदु होंगे, ये बिंदु ए डैश, ये बिंदु ए और बी के बीच के बिंदुओं पर टकराते हैं। तो तरंगाग्र ए बी जैसे जैसे माध्यम में आगे बढ़ता है, तो ये ए बी डैश के बिंदुओं के बीच के बिंदुओं पर क्या होता है, ये टकराता है, और ए बी डैश के बीच के जो बिंदु होंगे वो बिंदु नए तरंगे उत्पन्न करते हैं और वो तरंगे दूसरे माध्यम में आगे बढ़ेंगे। तो यानी ये ए बी जो तरंगाग्र है, जब ये यहाँ आगे की ओर आएगा, तो ये ए बी डैश के बीच जब आएगा यहाँ पे, तो ए बी डैश के बीच के बिंदु क्या करेंगे, एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और तब यहाँ से भी नई तरंगे माध्यम में आगे बढ़ेंगी। पर ये यहाँ पर से जो तरंगे आगे बढ़ेंगी वो इस तरंगाग्र ए डैश बी डैश को एक साथ स्पर्श करेंगी। तो इस प्रकार से ए डैश बी डैश हमारा अपवर्तित तरंगाग्र है, ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र। अब देखिए इसमें ए डैश ये क्या है, टी समय में चली गई दूरी है, और यहाँ पर इस माध्यम में प्रकाश की चाल है v2। तो हमें चाल यहाँ पता है v2, समय इसका पता है t। तो ए डैश दूरी ए डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दूरी ए डैश बराबर हो जाएगा इस माध्यम में चाल इंटू इस माध्यम में लिया गया समय। इसी प्रकार से ये दूरी बी डैश, बी से बी डैश तक पहुंचने का समय भी क्या है, टी है, और यहाँ से यहाँ तक चाल क्या है, तरंग की v1 है। पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 है, तो इस दूरी का मान हो जाएगा दूरी बराबर इस माध्यम में तरंग की चाल v1 इंटू समय। तो ये बी डैश और ए डैश के मान आ गए। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ए बी डैश, ए बी डैश। तो इस समकोण त्रिभुज में हम साइन आई मतलब आपतन कोण, तो देखिए ये आपतित तरंगाग्र है, तो आपतित तरंगाग्र इस तल के साथ जो ये कोण बनाता है ये कहलाता है यहाँ पे आपतन कोण। तो आपतन कोण है आई। ऐसे ही अपवर्तित तरंगाग्र इस तल के साथ जो ये कोण बनाएगा ये कोण कहलाएगा यहाँ पे अपवर्तन कोण। ठीक है, और आपतित तरंगाग्र पे जो लंब हैं ये है यहाँ पे आपतित किरण, अपवर्तित तरंगाग्र पे जो ये लंब हैं ये कहलाएंगे यहाँ पे अपवर्तित किरण। ठीक है, ये यहाँ पर आपतन बिंदु पे ये भी अभिलंब है, ये यहाँ पर आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तो हम इस समकोण त्रिभुज ए बी डैश में इस आपतन कोण आई को देख रहे हैं। तो इस समकोण त्रिभुज से हम साइन आई का मान निकाल सकते हैं। साइन आई बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए आई के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। समकोण के सामने का कर्ण होता है, तो बी डैश बटे कर्ण हो जाएगा ए बी डैश। अब जो है यहाँ पर साइन आई
बराबर आ जाएगा बी बी डैश का मान है V1T बटे ए बी डैश। इसको हमने जो है साइन आई का मान नोट कर लिया। इसी प्रकार से हमारा जो है साइन आर भी निकलेगा इस समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश में इसमें जो है हम साइन आर निकाल देंगे। ये भी समकोण त्रिभुज है, समकोण है, इसके सामने का ये ए बी डैश कर्ण हो गया, ये कोण आर है तो इसके सामने का लंब हो जाएगा। तो साइन आर बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब हो गया ए डैश बटे कर्ण हो गया ए बी डैश। तो ये आ जाएगा साइन आर बराबर ए डैश का मान आ गया हमारा, ये निकाला था हमने। ये दूरी बराबर होगा चाल गुणा गया समय, चाल है यहाँ पे V2, समय है T, तो ये दूरी बराबर हो जाएगा V2 इंटू टी। अब जो है अभी हमने समीकरण नंबर 1 में लिखा था ए डैश का मान V2T और ए बी डैश को ए बी डैश ही रखा। अब जो है यहाँ पे ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से तो ये आपतन कोण की ज्या का मान हो गया, ये अपवर्तन कोण की ज्या का मान हो गया। अब जो है अगर हम इनका अनुपात ले लें तो यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आर, तो यहाँ पर साइन आई और साइन आर के मान हमको पता हैं। तो अगर हम इनका अनुपात ले लें तो साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा ये बटे ये, और इनको अगर ये बटे ये करें तो ए बी डैश कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 अपॉन V2। तो V1 का मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, V2 का मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम जानते हैं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अचर होती है। माध्यम चेंज होने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, माध्यम चेंज होने पर तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, परंतु माध्यम चेंज होने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति वही रहती है। अगर प्रकाश तरंग है तो तरंग की आवृत्ति माध्यम परिवर्तित होने पर नहीं बदलती है। तो प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, तो जो आवृत्ति प्रकाश की, अगर माना आवृत्ति न्यू यहाँ है तो प्रकाश की आवृत्ति न्यू यहाँ भी होगी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यहाँ λ1 मानी गई, यहाँ माना क्या है λ2। तो तरंग दैर्घ्य और वेग जो है ना ये परिवर्तित हो जाएंगे। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर आ गया V1 अपॉन V2, पहले माध्यम में बटे चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये भी अचर है, ये भी अचर है, तो यानी ये जो हमारा समीकरण नंबर 5 आ गया, ये आ गया साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, एक नियतांक, अचर बटे अचर मतलब अचर राशि यानी नियतांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर आ गया नियतांक, और इसी नियतांक को जो है हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो V1 बटे V2, इसी को हम स्नेल का सूत्र भी कहते हैं। तो ये स्नेल के सूत्र की स्थापना होगी। थोड़ा मैं इसको और आगे हल कर रहा हूं कि अगर पहले माध्यम में, पहला माध्यम जो है ये, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है माना N1। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है इस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, और इस माध्यम का अपवर्तनांक है माना N2 निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी इस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम जानते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा से कि 1n2 का मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो 1n2 बराबर होता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, पर इसका मान होता है, इसकी परिभाषा है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये क्या चीज है, ये है 1n2 क्या है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो यानी ये V1 अपॉन V2 क्या है, ये है 1n2। तो इसको हम 1n2 लिख सकते हैं, और इस तरीके से
ये साइन आई बटे जो साइन आर है इसका मान क्या आ गया 1n2। अब 1n2 का मतलब भी क्या है n2 बटे n1, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी को हम स्नेल का सूत्र कहते हैं। तो यहां पर स्नेल के सूत्र की स्थापना हो गई कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक्चुअली इसका मान क्या है साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2, पर इसको v1 बटे v2 को 1n2 यानी अपवर्तनांक के रूप में लिखा जा सकता है। अब दूसरा नियम तो हमने सिद्ध कर दिया अपवर्तन का। पहला नियम क्या था, तो पहले नियम को सिद्ध करें। देखिए यहाँ पर तरंगाग्र है, ये आपतित तरंगाग्र और ये क्या है a डैश b डैश, ये है अपवर्तित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र दोनों इस तल पे हैं, इस पृथककारी तल पे हैं। तो आपतित तरंगाग्र जब इस तल पे है तो इस पे जो लंब होंगे वो भी क्या होंगे, इसी तल पे स्थित होंगे। और अपवर्तित तरंगाग्र पे जो लंब होंगे ये लंब ये भी इसी तल पे होंगे। तो तरंगाग्र पे जो लंब होता है वो दर्शाता है किरण की दिशा। तो आपतित तरंगाग्र पे लंब यानी आपतित किरण, अपवर्तित तरंगाग्र पे लंब यानी अपवर्तित किरण। तो ये भी क्या होंगे, ये भी इस तल XY पर ही स्थित होंगे। और इसी तरीके से ये आपतन बिंदु भी इसी तल पे हैं, तो इन पर खींचे गए अभिलंब भी इसी तल पर स्थित होंगे। तो अर्थात आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र क्योंकि पृथककारी तल पर स्थित हैं, अतः इन पे खींचे गए अभिलंब, अर्थात अभिलंब का मतलब आपतित किरण और अपवर्तित किरण भी इसी तल पर स्थित होंगे। और इन पर जो अभिलंब होंगे वो क्या दर्शाएंगे, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। और इसी प्रकार से इन बिंदुओं पर खींचे गए जो ये अभिलंब हैं ये भी इसी तल पर स्थित होंगे। तो पहला नियम सिद्ध हो गया कि आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र के पृथककारी पृष्ठ पर स्थित होने के कारण आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब भी पृथककारी पृष्ठ पर ही स्थित होंगे। ये पहला नियम है। पहला नियम सिद्ध हो गया, दूसरा नियम सिद्ध हो गया। अब ये दूसरा नियम स्नेल का सूत्र यह है, हम जानते हैं कि यहां पर जो ये v1 बटे v2 है इसको हम लिख सकते हैं, v1 मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो चाल बराबर होता है आवृत्ति, माना इस माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति न्यू है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति न्यू है। तो चाल तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो इस माध्यम में तरंग दैर्घ्य λ1 आवृत्ति न्यू। तो v1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र से v बराबर न्यू इंटू लैम्डा से तरंग की चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो पहले माध्यम में तरंग की चाल बराबर आवृत्ति इंटू पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य। दूसरे माध्यम में तरंग की चाल बराबर क्या होगा, आवृत्ति इंटू दूसरे माध्यम में तरंग की तरंग दैर्घ्य। इससे कट गया। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं v1 बटे v2 बराबर λ1 अपॉन λ2। तो इसी सूत्र को हम ये भी लिख सकते हैं अब यहाँ पे कि साइन आई बटे साइन आर, ये इस पे न्यूमेरिकल आता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2 बराबर 1n2। और एक चीज और कि अभी हमने यहाँ पर देखा v1 बटे v2 हमने कहा था कि पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब होता है 1n2 यानी n2 बटे n1। इसी को हम 1n2 लिख सकते हैं, ये n2 बटे n1। तो अगर माना ये माध्यम है सघन, ये माध्यम क्या है विरल। अगर पहला माध्यम विरल है दूसरा माध्यम सघन है तो हम इसको लिख सकते हैं n सघन, यानी सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम जानते हैं सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, और विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि n सघन अर्थात सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है और विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होता है। तो जब ये इससे अधिक है तो ये भी इससे अधिक होगा। तो हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं कि v1 बटे v2 का मतलब
ये हो गया सघन का अपवर्तनांक विरल के अपवर्तनांक से अधिक होता है, यानी ये 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर n सघन बटे n विरल, ये क्या होगा 1 से बड़ा। तो क्योंकि ये 1 से बड़ा है, अतः ये v1 बटे v2 भी क्या होगा 1 से बड़ा होगा। ये भी 1 से बड़ा हो गया। और इसका अर्थ है v1 बटे v2, v1 का मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, और v2 का मतलब हमने क्या माना यहाँ पे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। ये क्या है 1 से ज्यादा है, तो इस भिन्न का मान 1 से ज्यादा है, तो इसका अर्थ है कि इसका अंश ज्यादा होगा। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या होती है, ये अधिक होती है। इस बात को सर्वप्रथम फोको नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। उन्होंने जल और वायु का प्रयोग किया। उन्होंने प्रकाश की किरण को पहले वायु में गुजारा, फिर जल में गुजारा, और ये पाया कि जल में प्रकाश का वेग कम होता है और वायु में प्रकाश का वेग अधिक होता है। वायु मतलब जल की तुलना में विरल माध्यम, तो यानी विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। ठीक है, हाइगेंस ने ये बात पहले ही बता थी कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होना चाहिए, पर वो इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं कर पाए थे। प्रयोग द्वारा सिद्ध किया फूकोल्ट ने। तो अब हमने यहाँ पर देखा आज की हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कैसे की जाती है। थैंक यू।